नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं साइंस के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपी पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जहां पर साइंस पूछा जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यहां से परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार साइंस प्रैक्टिस सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा। आज के जो क्वेश्चन होंगे हल्का सरल होंगे, सरल फॉर्म में होंगे, लेकिन ये ऐसे प्रश्न आएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। तो इसमें 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 में से आपके 18 प्लस सही होने चाहिए। लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा दाब का एसआई इकाई क्या है। आपसे पूछा कि दाब की एसआई इकाई क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर मेरे साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, इससे आपका रिवीजन होता रहेगा। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पास्कल। पास्कल जो है दाब की एसआई इकाई है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दाब की एसआई इकाई पास्कल होती है। एक पास्कल बराबर होता कितना है, तो इस एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो न्यूटन जो है बल की इकाई है, बेबर जो दिया हुआ चुंबकीय फ्लक्स की इकाई और हेनरी जो है प्रेरकत्व की इकाई है। वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा है, तो वायुदाब मापने का यंत्र जो है बैरोमीटर है। बहुत ज्यादा पूछता है ग्रुप डी में। ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब जो है घटता है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। आपसे पूछा कि समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फैदोमीटर। फैदोमीटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है या सोनार तकनीक पर आधारित होती है। इसमें ध्वनि तरंगों की सहायता से गहराई ज्ञात की जाती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो हाइड्रोमीटर द्रव का घनत्व मापता है, मैनोमीटर गैस का दाब मापता है, अल्टीमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र है। सोनार का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। सोनार जो है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। पनडुब्बियों में सोनार का उपयोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हीरा किसका शुद्ध क्रिस्टलीय रूप है। आपसे पूछा है कि हीरा जो है किसका शुद्ध क्रिस्टलीय रूप है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन। कार्बन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हीरा कार्बन का शुद्ध क्रिस्टलीय अपरूप है या प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। सिलिकॉन जो है अर्धचालक तत्व है, सल्फर अधातु तत्व है और मैग्नीशियम धातु तत्व है। ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित होती है। आपसे पूछा है कि परमाणु घड़ी जो होती है एटॉमिक क्लॉक वह किसके संक्रमण पर आधारित होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए क्या होगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सीजियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु घड़ी सीजियम परमाणु के संक्रमण पर आधारित होती है। दुनिया की सबसे सटीक समय मापने वाली घड़ी मानी जाती है। इसका उपयोग उपग्रह और जीपीएस प्रणाली में किया जाता है। एसआई सेकंड की परिभाषा सीजियम परमाणु पर आधारित होती है। एटॉमिक क्लॉक जो होता है अत्यधिक सटीक समय मापक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है, यानी कि कूलेंट के रूप में प्रयोग की जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछा कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है, कूलेंट के रूप में, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रियोन गैस। फ्रियोन गैस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। FRE फ्रियोन गैस। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः फ्रियोन गैस का उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है, यानी कि कूलेंट के रूप में किया जाता है, या गर्मी को अवशोषित कर ठंडक उत्पन्न करती है। आधुनिक रेफ्रिजरेटर में पर्यावरण अनुकूल गैसों का उपयोग बढ़ रहा है। CFC गैसें ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ओजोन की बात हो रही तो ओजोन जो होता है इसका कब ओजोन दिवस मनाया कब जाता है, तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। आपसे पूछा कि पीतल जो होता है वह किन दो धातुओं का मिश्रण है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। या प्रश्न बहुत ज्यादा पूछता है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा और जस्ता का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है।
जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। पीतल तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। यह चमकदार तथा जंगरोधी होती है। इसका उपयोग बर्तन सजावटी वस्तुएं और संगीत वाद्य यंत्र बनाने में किया जाता है। तांबा और टीन जो है कांसा बनता है। तांबा और टीन से क्या बनता है? तो तांबा और टीन से कांसा बनता है। तांबा और टीन से कांसा बचता है। तांबा और निकिल से क्यूप्रोनिकल बनता है। लोहा और जस्ता से पीतल नहीं बनता है। मिश्र धातु क्या होते हैं? तो मिश्र धातु दो या अधिक धातुओं का मिश्रण होता है। मिश्र धातु जो होते हैं दो या अधिक धातुओं का मिश्रण होता है। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस निकलती है? आपसे पूछा है कि अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस निकलती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अग्निशामक यंत्र में सामान्यतः CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। यह ऑक्सीजन की आपूर्ति रोककर आग बुझाने में मदद करती है। विद्युत आग बुझाने में CO2 अग्निशामक विशेष रूप से उपयोगी है। CO2 रंगहीन और गंधहीन गैस है। अग्निशमन यंत्रों के विभिन्न प्रकार होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? आपसे पूछा कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस यानी कि नोबेल गैस कौन सी है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रेडॉन। रेडॉन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रेडॉन एक रेडियोधर्मी उत्कृष्ट गैस है। इसका उपयोग कैंसर के उपचार में रेडियोथेरेपी के लिए किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो हीलियम जो है गुब्बारों और वैज्ञानिक उपकरणों में प्रयोग होता है। आर्गन बल्बों में प्रयुक्त गैस है और क्रिप्टन जो विशेष लाइटों में उपयोग होता है। उत्कृष्ट गैसें रासायनिक रूप से कम सक्रिय होती है। रेडॉन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? आपसे पूछा कि कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सिलरी अम्ल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सिलरी अम्ल का उपयोग कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने में किया जाता है। यह एक कार्बनिक अम्ल है। इसका उपयोग सफाई और रसायन उद्योग में होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो एसिटिक अम्ल जो है सिरके में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है और साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। ऑक्सिलरिक एसिड का सूत्र क्या है? तो ऑक्सिलरिक एसिड का सूत्र जो होता है H2C2O4। यह ऑक्सिलरिक एसिड का सूत्र है। प्राकृतिक रूप से पालक आदि में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस क्यों भरी जाती है? आपसे पूछा है कि गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस क्यों भरी जाती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह ज्वलनशील नहीं है। हीलियम गैस ज्वलनशील नहीं होती, इसलिए यह सुरक्षित मानी जाती है। हाइड्रोजन गैस अत्यधिक ज्वलनशील होती है। हीलियम हवा से हल्की होने कारण गुब्बारों में प्रयोग की जाती है। हीलियम एक उत्कृष्ट गैस है। इसका परमाणु क्रमांक जो होता है हीलियम का वो 2 होता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? आपसे पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? CO2 इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हैं। सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन जो है ग्लूकोज बनता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों में होता है। क्लोरोफिल पत्तियों को हरा रंग देता है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है और दांत हिलने लगते हैं? आपसे पूछा है कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है और दांत हिलने लगते हैं, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसमें मसूड़ों से खून आना और दांत कमजोर होना सामान्य लक्षण है। विटामिन सी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो विटामिन ए दृष्टि के लिए आवश्यक है। विटामिन बी तंत्रिका तंत्र
से संबंधित है विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाता है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत जो है नींबू, आंवला, संतरा है। रासायनिक अम्ल जो होते हैं, इसका रासायनिक नाम जो इसका है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा इंसुलिन का स्त्राव कहां से होता है। आपसे पूछा है कि इंसुलिन का स्त्राव कहां से होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नाशय। अग्नाशय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव अग्नाशय से होता है, या रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। पीयूष ग्रंथि क्या है, तो पीयूष ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि कहलाती है। थायराइड थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है। एड्रिनल एड्रेनोलिन हार्मोन बनाती है। इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक ने की थी। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है। आपसे पूछा कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उनका कम घनत्व। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, उनका कम घनत्व। बादलों का घनत्व वायु की तुलना में कम होता है, इसलिए वे तैरते रहते हैं। बादल जल की सूक्ष्म बूंदों और बर्फ के कणों से बने होते हैं। गर्म वायु ऊपर उठती है और बादल बनने में सहायता करती है। जल चक्र में बादलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संघनन से बादल बनते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा नीला थोथा किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि नीला थोथा जो है किसे कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। CuSO4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। इसका रंग नीला होता है और यह क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसका उपयोग कृषि, विद्युत लेपन तथा कवकनाशी के रूप में किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट जो है जिप्सम के रूप में पाया जाता है। कैल्शियम सल्फेट जो है जिप्सम के रूप में पाया जाता है। आयरन सल्फेट हरा थोथा कहलाता है। सोडियम सल्फेट जो है ब्लू विट्रॉल कहा जाता है। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 है। CuSO4 है। आयरन सल्फेट का रासायनिक सूत्र FeSO4 है, हरा थोथा। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है। आपसे पूछा कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हेपरिन। हेपरिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। हेपरिन एक प्राकृतिक प्रतिरोधी है, या रक्त को शरीर के अंदर जमने से रोकता है। इसका निर्माण मुख्यतः यकृत और फेफड़ों में होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो फाइब्रोनोजन रक्त जमने में सहायता करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। हेपरिन का उपयोग चिकित्सा में भी किया जाता है। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के बनाने में मदद करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। आपसे पूछा है कि वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जेरोंटोलॉजी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जेरोंटोलॉजी में वृद्धा अवस्था यानी कि ओल्ड एज और उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। या जीव विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा है। वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य और जीवन शैली का अध्ययन इसमें शामिल होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो ऑप्शन ए, अंकोलॉजी कैंसर का अध्ययन किया जाता है। टेराटोलॉजी में भूड़ की विकृतियों का अध्ययन किया जाता है। और पक्षी विज्ञान पक्षियों का अध्ययन ऑर्थोनोलॉजी में किया जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आपसे पूछा कि बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊर्जा यानी कि एनर्जी के। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार द्रव के वेग बढ़ने पर इसका दाब घट जाता है। इसका उपयोग हवाई जहाज के पंख, स्पेयर और कार्ब्यूरेटर में किया जाता है।
तेज बहने वाले द्रव का दाब कम होता है। बर्नौली सिद्धांत द्रव गतिकी का महत्वपूर्ण नियम है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ठोसों में ऊष्मा का संचरण मुख्य रूप से किस विधि द्वारा होता है। आपसे पूछा है कि ठोसों में ऊष्मा का संचरण मुख्य रूप से किस विधि द्वारा होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चालन। चालन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण मुख्य रूप से चालन कंडक्शन द्वारा होता है। चालन में कण अपनी जगह बदले बिना ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। बाकी विकल्पों धातुएं जो हैं उष्मा की अच्छी चालक होती हैं। अन्य विकल्पों की बात में संवहन द्रव और गैसों में मुख्य रूप से होता है। विकर्ण माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वाष्पीकरण द्रव के गैस में बदलने की प्रक्रिया है। उष्मा संचरण की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी, तो उष्मा संचरण की 3 विधियां हैं चालन, संवहन और विकर्ण। लकड़ी और प्लास्टिक उष्मा के कुचालक होते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा विकर्ण द्वारा पहुंचती है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा प्रकाश की वह घटना। आपसे पूछा कि प्रकाश की वह घटना जिसमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी आवृत्ति नहीं बदलती क्या कहलाती है। आपसे पूछा है कि प्रकाश की वह घटना जिसमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी आवृत्ति नहीं बदलती क्या कहलाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपवर्तन कहलाती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अपवर्तन में प्रकाश की चाल और तरंगदैर्घ्य बदलती है लेकिन आवृत्ति स्थिर रहती है। यह घटना तब होती है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। माध्यम बदलने पर प्रकाश किरणें मुड़ जाती हैं। स्नेल का नियम अपवर्तन से संबंधित है। हीरा अधिक अपवर्तनांक के कारण चमकता है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण साइंस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है कि समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। आपसे पूछा है कि समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत।